इस वक्त की बड़ी खबर बलिया के यूपी के बलिया जिले से आ रही है। बलिया गोलीकांड में बड़ा एक्शन हुआ है। 3 दरोगा समेत 10 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। एसडीएम सीओ पर भी हो चुकी है निलंबन की कार्रवाई। कुछ और पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिर सकती है। मामले में अब तक पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के बलिया से आ रही है। उत्तम प्रदेश बना दबंगों का प्रदेश। यहां दिन दहाड़े चलती हैं गोलियां। दरिंदगी का शिकार होती हैं बेटियां। न पुलिस का खौफ, न सिस्टम का डर। यूपी में सिर्फ नाम का कानून है। अपराध में यूपी अव्वल। नमस्कार, मैं अमित सिंह, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। योगी सरकार के विज्ञापनों में आपने ये लाइन 1000 मर्तबा देखी और सुनी होंगी कि उत्तर प्रदेश बना उत्तम प्रदेश। लेकिन यूपी में कानून व्यवस्था की जो हालत है उसे देखकर तो यही लगता है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तो नहीं बन सका, बल्कि अपराध में अव्वल जरूर हो गया है। ये तस्वीरें योगी सरकार के उन दावों की पोल खोल देती हैं जिसमें वो कहते हैं कि यूपी पुलिस और सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सजग है। बड़ा सवाल, पुलिस सजग होती तो क्या मर्डर होता? प्रशासन के सामने गोलियां कैसे चल गई? क्या दबंग यूपी पुलिस से डरते भी हैं? गोली चलाने के बाद धीरेन्द्र फरार कैसे हो गया? विवाद के वक्त एसडीएम सीओ क्या कर रहे थे? बलिया के दुर्जनपुर गांव में क्या हुआ? खुद मृतक जयप्रकाश पाल के भाई की जबानी सुनिए। ये धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पूरे पार्टी जनमा ईंट पत्थर सब चलाए और जनमा गोलियां चलाने लगे। करीब 15-20 फायर हुआ है। तो उसमें एक बाहरी बदमाश है, हम लोग उनको पहचानते नहीं हैं, और एक अजय सिंह भी फायर कर रहे थे और धीरेन्द्र प्रताप हमारे भाई को गोली मार दी। घटना के बाद यूपी पुलिस एक्शन में आ गई है। अब तक मामले में आरोपी के भाई समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक दुर्जनपुर गांव के सभी हथियारों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा? अपराधियों को अपराध करने के लिए लाइसेंसी असलहों की दरकार कब से होने लगी? ये कल जो घटना घटित हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत जघन्य घटना है। इस घटना को हम लोगों ने ये चैलेंज ही लिया है। जितने भी इसमें अभियुक्त हैं, एफआईआर में 8 को नामजद किया गया है, कुछ अननोन में हैं। एक भी अभियुक्त को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह मर्डर करने वाले शख्स धीरेन्द्र का पक्ष ले रहे हैं। नेताजी ने कहा कि धीरेन्द्र गोली नहीं चलाता तो उसके परिवार के लोग मरते। दुर्जनपुर की जो भी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है, लेकिन प्रशासन द्वारा की जा रही एकतरफा कार्रवाई की मैं निंदा करता हूं। उधर बीजेपी के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश साहू नई थ्योरी के साथ सामने आए हैं। कहते हैं धीरेन्द्र सिंह का बीजेपी से कोई सरोकार नहीं। ये जो दुर्जनपुर में घटना हुआ है, घटना बहुत ही दुखद हुआ है, निंदनीय हुआ है। और जहाँ तक धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी दायित्व पर नहीं है। बलिया में हुए मर्डर को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से योगी सरकार को निशाने पर लिया है। एसडीएम के सामने, सीओ के सामने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हत्या कर रहे हैं, हत्या करके फरार हो जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश बनाया योगी जी आपने। जिस तरह से एसडीएम, डीएसपी के सामने भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडे एक आदमी को सरेआम गोली मारते हैं, लगता नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को नैतिकता के आधार पर बने रहने कोई अधिकार बचा है।
क्या यूपी में दबंगों और अपराधियों के सामने पुलिस, प्रशासन और सिस्टम सबके सब बेअसर और बेबस हैं? एक अकेला बलिया नहीं, यूपी के अखबार रेप, मर्डर, अपहरण जैसी घटनाओं से अटे पड़े हैं। क्या यही योगी सरकार का सुशासन है? और क्या इसी तरह से यूपी बनेगा उत्तम प्रदेश? इसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यूपी के बाराबंकी में भी हाथरस जैसी वारदात हुई है, जहां एक नाबालिग लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। बुधवार की रात लड़की का शव खेत में मिला, तब पुलिस वालों ने मामले को दबाने की कोशिश की और सिर्फ 302 का मुकदमा दर्ज किया। आखिर यूपी पुलिस किसके साथ खड़ी है? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीएम आवास कालिदास मार्ग से महज 30 मिनट की दूरी पर एक और नाबालिग से रेप की वारदात सामने आई है। हैरान करने वाली बात यह है कि हाथरस मामले की तरह ही पुलिस इस मामले में भी जल्दबाजी में दिखी। अभी तक गैंगरेप की शिकार नाबालिग लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। बड़ा सवाल, अब पुलिस अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए क्या बहाना बनाएगी? लड़की की लाश जलाने की जल्दी क्यों थी? पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया? मामले में धारा 302 का मुकदमा ही क्यों दर्ज हुआ? धारा 376 लगाने में पुलिस ने देरी क्यों की? आरोपी परिवार का कहना है कि उनकी बेटी नाबालिग है, लेकिन पुलिस वाले इस मामले में अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं। एक युवती की संदिग्ध अवस्था में डेड बॉडी मिली है। इसमें पिता की तरफ से तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और डेड बॉडी का पंचनामा भर करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। लड़की के साथ हादसा उस वक्त पेश आया जब वो खेत में धान काटने गई थी। अरे वो धान काटने गई थी, अब जो हुआ हम नहीं जानते। तुम बॉडी देखा जब? जी। क्या दिखा तुम्हें? अरे वो लेगे उसके नीचे थी, हाथ बंधे थे और पड़ी थी। हाथरस मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा, लेकिन उससे पहले ही यूपी से एक और घिनौनी वारदात सामने आई। यूपी में पुलिस के दावों की पोल बार बार खुलती नजर आ रही है। बड़ा सवाल, क्या हमें अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए उन्हें घरों में कैद करना होगा? क्योंकि यूपी पुलिस और सरकार तो सिर्फ बातों के तीर दाग रही है, जिसका रिजल्ट सिफर है। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में बीते एक हफ्ते से एक महिला का शव मॉर्चुरी में रखा हुआ है। परिवार लगातार प्रशासन से इस बात की गुजारिश कर रहा है कि बेटी की लाश उन्हें अंतिम संस्कार के लिए दे दी जाए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शाहदरा के एसडीएम ससुराल पक्ष के साथ मिले हुए हैं और उन्हें लाश नहीं दे रहे हैं। एक पिता बीते एक हफ्ते से अपनी मरी हुई बेटी की शक्ल देखने के लिए हाथ जोड़े खड़ा है। बेटी की लाश मॉर्चुरी में पड़ी है, लेकिन प्रशासन अंतिम संस्कार के लिए परिवार को लड़की की लाश नहीं सौंप रहा है। इसी बात को लेकर मेरठ के सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम दिल्ली के जेटीबी अस्पताल की मॉर्चुरी के बाहर धरने पर बैठ गए। यूपी के विधायक को दिल्ली में धरने पर इसलिए बैठना पड़ा क्योंकि वहां सरधना की रहने वाली एक महिला का शव है। आरोप है शाहदरा के एसडीएम ससुराल पक्ष के साथ मिले हुए हैं। देखिए, यहाँ ताला लगा दिया गया है। मॉर्चरी है ये जीटीबी अस्पताल की और 6 दिन से ज्यादा का वक्त होने को है। पिता और पूरा परिवार बेटी की लाश देखना चाहता है और आप ये समझिए कि टेक्निकली कितना खतरनाक ये हो सकता है, क्योंकि जब ये मौत हुई है उसके 6 दिन बीत जाने पर भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। इधर जो मेरठ के विधायक हैं सरधना के, सर टेक्निकली भी देखा जाए तो 6 दिन में तो सारे सबूत ही खत्म हो जाएंगे, पोस्टमार्टम कैसे होगा फिर? बिल्कुल, देखिए यहाँ का प्रशासन मिलकर और आरोपियों से मिलकर, हत्या करने वालों से मिलकर इस सबूत खत्म करना चाहता है और सोच लेते हैं कि दिल्ली में कोई कहने वाला तो है नहीं, सरकार नाम की कोई चीज है नहीं। और मैं केजरीवाल जी से जवाब मांगना चाहता हूं, केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी दिल्ली में आपका प्रशासन इसी तरीके का काम करता है, आपका एसडीएम इसी तरीके का काम करता है? दरअसल 12 अक्टूबर को सरधना की रहने वाली मेघा जैन नाम की एक महिला की दिल्ली में मौत हो गई। मेघा के परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित कर रहे थे, लिहाजा 12 अक्टूबर को ससुराल वालों ने उन्हें फोन करके सूचना दी कि मेघना ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। हालांकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि मेघना की हत्या की गई।
फुल्की जा रही है, जब हमें तहसीलदार कमरे से धक्के दे के बाहर निकाल रही है। मेरे पापा हाथ जोड़ रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या फील हो रहा है। जिस लड़की ने अपनी जान दे दी कि उसकी मम्मी इतनी बीमार है, बिल्कुल बिस्तर पे है 6-5 साल से, उसकी शादी के बाद से, उसके पापा को 1% दर्द ना हो जाए, इसलिए वो कुछ सोच ही नहीं पा रही है। उसे इतना दहेज प्रथा सब टॉर्चर कर रहे हैं। पापा है वो अपने मन में रख रहे कि मेरी बेटी खुश रहे, हम भी अपने मन में रहे कि चलो बच्ची खुश रहे, लेकिन इस हद तक बढ़ जाएंगे। दूसरी बहन भी हमारे साथ हैं उनकी। आपको नहीं लगता कि 6 दिन से अंदर डेड बॉडी है, सबूत भी खत्म हो जाएंगे? क्योंकि दोबारा तो फिर पोस्टमार्टम में भी इतने दिनों बाद जो टेक्निकल चीजें नहीं, साजिश है मिली हुई सबकी। हमारी FIR भी इतनी लेट हो गई है, हमारे बयान भी बदले गए, हमें बताया भी नहीं गया कि बयान हो रहे हैं। उसके बाद हमें मिलने नहीं दिया जाता है। SDM तहसीलदार सबने धक्के मार के हमें बाहर निकाला है। किया जा रहा होगा सब थाना और सारा प्रशासन सब खरीद रखा जी। अरे SDM तहसीलदार तो निश्चित है जिससे उनका व्यवहार रहा, मतलब हमने कहा कि तुम्हारी बेटी होगी, हमारी बेटी है, कम से कम जो है कुछ तो रहम करो। वो धक्के खा के बाहर हो जाओ ये कहा है। और यहाँ तक कहा कि मेरी शिकायत कर दो आगे, बताओ हम शिकायत करेंगे, अपनी बेटी को संभालेंगे। उधर पीड़ित परिवार और बीजेपी विधायक संगीत सोम के GTB अस्पताल के बाहर धरने पर बैठने की खबर जैसे ही पुलिस को मिली, वैसे ही कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और मामले को थाना विवाद में उलझाने लगे। मैं हूं GTB थाने से, मसला आपका चादरा थाने का, मोर्चरी मेरे थाने में आती है, तो हमें अपने अरेंजमेंट के लिए आना पड़ेगा। मेघा की शादी 2014 में शाहदरा के पंचशील गार्डन में रहने वाले रोहित जैन से हुई थी। मेघना मानसरोवर गार्डन के एक केंद्रीय स्कूल में टीचर थी, लेकिन उसकी मौत के बाद से ही आरोपी पति और उसका पूरा परिवार फरार है। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली।